जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में प्राचीन भारत के महाजनपद के उदय के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से आज के समय में भारत में 28 राज्य हैं, उसके साथ साथ और भी कई छोटे छोटे राज्यों का समूह है, लक्षद्वीप हैं या अन्य हैं। उसी के तरह प्राचीन भारत में भी, पुराना भारत मतलब आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी भारत में 16 राज्य हुआ करते थे, जिन्हें हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबों का मेरे इस चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अनेक महाजनपदों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में पश्चिमी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों के निकट महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, इस काल में कृषि क्रांति की ओर से इसे और भी बल मिला। कृषि क्रांति की ओर से उन्हें और भी बल मिला। लौह तकनीकी का प्रयोग एवं कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अनेक महाजनपदों का उदय हुआ। इस समय कृषि की ओर बहुत ही तरक्की देखने को मिला, क्योंकि लोहे का उपयोग इस समय बहुत ही धड़ल्ले से चल रहे थे, जिससे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग देखने को मिलता है। ठीक ना, लोहा का उपयोग से कृषि कार्यों में संपन्नता आई। ये जो हमको पता चलता है कि उस समय 16 महाजनपद थे, तो कहाँ से पता चलता है? तो ये जो है पहला एक क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, दूसरा है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ हम देखते हैं महाजनपद है और एक तरफ है राजधानी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि राजधानी और राज्य हैं, ठीक उसी तरह भी उस समय भी राज्य के राजधानी हुआ करते थे, जहां से उनका कार्य संचालन किया जाता था। तो देखते हैं काशी। काशी का जो राजधानी था वो था वाराणसी। ठीक है, कौशल कौशल का राजधानी था श्रावस्ती या अयोध्या। अंग 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 जो पड़ता है भागलपुर के क्षेत्र की तरफ, इनका जो राजधानी थी चंपा पड़ता है। ठीक है, मगध बिहार में पड़ता है। ठीक है, मगध का गिरी गिरी वज्र था। कहाँ था? गिरी वज्र। वज्जी वज्जी का था विदेह या वैशाली। इस सेशन को हम विस्तार से भी करेंगे, अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक ना, किसका कहाँ है, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के व्यू से। बाकी बाद में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम लिख लेंगे। ठीक ना, देखते हैं आगे। मल मल का जो राजधानी है कुशीनारा या पावा। ठीक है, चेंदी चेंदी का है सुक्तिमती। वत्स वत्स का है कौशाम्बी। कुरु कुरु का है इंद्रप्रस्थ। पंचाल पंचाल का है अहिछत्र या कपिम्ब पल्य। ठीक, मत्स्य मत्स्य का है विराट। सूरसेन महाजनपद का जो राजधानी है वो है मथुरा। आसमक का राजधानी है कोटली। ठीक है, अवंती अवंती महाजनपद का जो राजधानी है वह है उज्जैनी या महेश्वमती या उज्जैनी। ठीक ना, फिर है गंधार। गंधार का है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला
गांधार पाकिस्तान की तरफ पड़ता था, उसकी सीमा में। काम्बोज, काम्बोज है फाटक, फाटक, ठीक है। ये सारे महाजनपद हैं, इतने सारे महाजनपद हैं और इसकी ये राजधानियां हैं, ठीक ना। सबके सामने लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी सुविधा अनुसार मिला मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट नोट है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बताया जा रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। क्यों क्यों मगध था? क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरे हुए थे, साथ ही इस समय लोहे का उपयोग यहाँ बहुत ही उन्नत मात्रा में किया जाता था, जिससे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में इनको बहुत ही सहायता मिला। इसके वजह से ये एक शक्तिशाली राज्य के रूप में या महाजनपद के रूप में उदय हुआ, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो मगध जो शक्तिशाली है, मगध का उदय, मगध का जो उदय हुआ, तो हम किस तरह से हम जानते हैं कि ये शक्तिशाली था, क्यों शक्तिशाली था, क्या खूबियां थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मगध राज्य के बारे में जो वर्तमान में बिहार में आता है, ठीक ना। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, ठीक है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा जाता था। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा जाता था, ठीक है। मगध बुद्धकालीन समय में ही मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ठीक है। बुद्धकालीन समय से ही शक्तिशाली राजतंत्रों में से ये एक है। कौन? मगध के बारे में बताया जा रहा है। यह दक्षिण दक्षिण बिहार में स्थित है। कहाँ है? ये बिहार के दक्षिण भाग में अवस्थित है। कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मतलब कुछ समय के पश्चात ये मगध शक्तिशाली महाजनपदों में एक है, ठीक ना, मतलब बन गया उस समय, 6ठी शताब्दी के समय, ठीक है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में कहां से कहां तक था? उत्तर में गंगा से दक्षिण विंध्य पर्वत तक था, ठीक है। अब पूर्व में चंपा से पश्चिम सोन नदी तक विस्तृत थी। इस वजह से यहाँ पर आक्रमण कम होते थे और इनका साम्राज्य विस्तार बहुत अच्छा था। नदी के किनारे बसे होने के कारण इनकी उपजाऊ भूमि थी और उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे या कह सकते हैं व्यापार बहुत उन्नत तरीके से होते थे। इसलिए यह एक समृद्ध महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक ना। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की, जिस प्रकार से हम पढ़े हैं महाजनपद और राजधानी, ठीक है, उसी प्रकार मगध की जो राजधानी थी, प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जिसे राजगीर कहते हैं, ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ये जो बताया जा रहा है कि मगध की राजधानी है, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसके वजह से यहाँ आक्रमण या अन्य कार्यों को पड़ोसी राज्यों को करने के लिए सोचना पड़ता था। इसलिए ये मगध एक शक्तिशाली एवं राजकौशल के रूप में उभरा, ठीक है। कालांतर में मगध की राजधानी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हुई, ठीक है। तो मगध की पहली जो राजधानी थी राजगिरी थी, ठीक है, राजगिरी जिसको कहते राजगिरी। कुछ समय के पश्चात मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को स्थान किया गया, प्रस्थापित किया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें स्थापित किया गया। मगध राज्य के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल थे। कौन थे? कौशल। मगध राज्य में मगध राज्य के जो तत्कालीन शक्तिशाली जो राज्य थे वो कौशल थे। वत्स अवंती को अपने जनपद में मिला लिया, ठीक ना। ये जो मगध है इसके समय में ये कौशल, वत्स, अवंती ये जो थे इनको अपने यहाँ मिला लिया, ठीक ना। देखते हैं बृहद्रथ वंश। इस समय जो वंश थे प्राचीनतम राजवंश, उसके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक ना। यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। कौन? बृहद्रथ।
बृहद्रथ वंश बताया जा रहा है कि यह भारत की सबसे प्राचीनतम राजवंश था। ठीक है। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदीराज वसु के पुत्र थे बृहद्रथ। बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। यह वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध का एक प्रतापी पुत्र था, प्रतापी सम्राट था। ठीक ना। कह सकते हैं कि जो बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध, ये बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, महान राजा हुआ या सुयोग राजा हुआ। ठीक है। बृहद्रथ वंश की राजधानी बासुमती या गिरिव्रज या राजगिरी थी। बृहद्रथ वंश की जो राजधानी थी उस समय कहाँ थी? राजगिरी में थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व बताया गया है। ठीक ना। तो इसमें हम देखते हैं बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार, ठीक ना। बिंबिसार जो राजा हुए, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किया। ठीक है। इसके साथ राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार एक सर्वप्रथम उदय हुआ। जो हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, इन्होंने जो अपने राज्य की स्थापना की 544 ईसा पूर्व में, इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय हुआ। ठीक ना। बिहार राज्य की क्या हुई? स्थापना हुई, या जनपद की स्थापना हुई। बिंबिसार ने यानी बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध राज्य का जो वास्तविक संस्थापक थे या जिनके द्वारा मूल रूप से इनकी स्थापना की गई, वो कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने गिरिव्रज ये प्राचीनतम नाम है जिनको हम राजगीर कहते हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी राज्य की राजधानी बनाया। कहाँ बनाया? राजगीर को। ठीक है। अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए इन्होंने और क्या क्या काम किया, तो देखते हैं। इन्होंने वैवाहिक संबंध कौशल, वैशाली और पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर को बनाई। साथ ही इन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर या पड़ोसी राज्यों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इनके आपस में भाईचारा एवं बंधुता का संबंध कायम हुआ, जिससे इनके बीच लड़ाइयां कम हुई और इन्होंने अपने इस नीति के द्वारा साम्राज्य के विस्तार किया। ठीक है। वैवाहिक नीति के द्वारा। ठीक है। पहले जमाने में ऐसा होता था। ठीक ना, कि एक राजा कई विवाह कर लेते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलेना के साथ विवाह किया। ये जो बिंबिसार के बारे में जो बताया जा रहा है कि इन्होंने सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे चेटक, इनकी पुत्री चेलेना से विवाह किया। ठीक है। और दूसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया वो कौशल के जो राजा थे, कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? महाकौशला के साथ। पहला हुआ लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलेना के साथ, और दूसरा हुआ कौशल राजा की बहन प्रसेनजीत महाकौशला के साथ। ठीक है। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी हेमा के साथ। इस प्रकार से इन्होंने वैवाहिक संबंध के जरिए अपने साम्राज्य की विस्तार किया। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। प्राचीन भारत के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय बिंबिसार एक ऐसा शासक था जिसके पास अपनी अस्थायी सेना थी। इन्हें अन्य किसी के यहाँ से सेना मांगने की जरूरत नहीं थी। इनकी अपनी पर्सनल सेना थी। लाखों हजारों में इनकी होती थी। अश्व सेना अलग, मतलब घोड़े की सवारी वाला अलग, पैदल सेना अलग, रथ की सवारी वाला अलग, हाथी वाला अलग। ठीक ना। इस तरह से अपने अपने जरूरत एवं
क्षमता के मुताबिक क्या रखते थे, सेना रखते थे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा के लिए नियुक्त किया था। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये राजा थे तो इन्होंने अपने इन समय राज्यों में एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता था जिसको राजवैद्य कहते हैं, ठीक ना। उनका नाम था जीवक, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्हें नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? बिंबिसार। बिंबिसार के समय जो इनका जो कह सकते हैं एक राज्य की ओर से जो सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिसको राजवैद्य कहते हैं, जीवक हैं, ठीक ना। ये बताया जाता है कि ये जो राजवैद्य जीवक हैं किसके शासनकाल के हैं, तो हम कह सकते हैं कि बिंबिसार के शासनकाल के हैं। इनका बिंबिसार के राजवैद्य के रूप में माना जाता है, ठीक ना। ये महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्ति के लिए किया गया था, ठीक है। बिंबिसार की हत्या महाबुद्ध की विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजात शत्रु ने किया। यहाँ बताया जा रहा है कि बिंबिसार की जो हत्या हुई महात्मा बुद्ध के जो विरोधी देवव्रत थे उसके उकसाने पर किसने किया? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय क्या की? प्राप्त की। अजात शत्रु अपने जो प्रबल प्रतिद्वंदी जो था, कौन था? इसके इसके अजात शत्रु के समय में जो इसका प्रतिद्वंदी जो था अवंती राज्य था, इस पर इन्होंने आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, देखते हैं आगे की ओर। उसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को राजगृह में स्तूपों का निर्माण कराया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुपिटक और विनय पिटक में विभाजित किया। ऐसा बताया जा रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात बुद्ध भगवान के अवशेषों को लेकर इन्होंने राजगृह में स्तूपों का निर्माण किया। राजगृह में जाएंगे तो देखते हैं वहां पर बहुत सारे स्तूप या फिर बोल सकते हैं देखने लगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो उनके अवशेषों को राजगृह में स्तूपों का निर्माण कराया गया, उनके अवशेषों को, ठीक ना, सुरक्षित रखने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि 483 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में? 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपनी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, ठीक ना। गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं को बताया गया कि आप अपने सुविधा के अनुसार या इस धर्म को बचाए रखने के लिए ग्रंथ लिखें या उनसे संबंधित पुस्तक लिखें, जिन्हें हम सुपिटक या विनय पिटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। ये जो बताया जा रहा है कि अजातशत्रु कितने टाइम तक अपने साम्राज्य को संभाला या वो अपने बागडोर को संभाले रखा, तो बताया जा रहा है सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने 32 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। इनकी मृत्यु इनके पुत्र उदयन द्वारा किया गया है। कब किया गया? 460 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर की निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब कह सकते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर, इनका जो निर्धन हुआ कुछ समय के अंतराल में हुआ, ठीक ना। तो ये बताया जा रहा है कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्धा और महावीर का महानिर्माण हुआ, ठीक ना। तो महात्मा बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व में, वही महावीर का जो निर्धन हुआ जिसको
परिनिर्माण कहते हैं 468 ईस्वी में हुआ। ठीक है। उदयीन ने पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ स्थापित किया? पाटलिपुत्र। ये जो उदयीन हुए, अजातशत्रु का पुत्र, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में बसाया। ठीक है। पाटलिपुत्रा कहाँ स्थित थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक है। मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती के क्या थे? गुप्तचर द्वारा उदयीन की हत्या कर दी गई। मगध का जो प्रतिद्वंदी राज था अवंती, उनका जो सीक्रेट एजेंट था, जिसको हम गुप्तचर कहते हैं, उसकी ठीक ना, उसके माध्यम से उदयन की क्या हो गई? हत्या हो गई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश 413 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक ना। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। शिशुनाग जो है अपनी शासन काल का जो बागडोर सभा 412 ईसा पूर्व में। ठीक है। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुई थी। ठीक है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को मिलाया। शिशुनाग के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि पुराणों के अनुसार वो कौन थे? क्षत्रिय थे। उन्होंने मगध का जो प्रतिद्वंदी जो राजा हुआ करता था, एक राज्य को दूसरे राज्य से टक्कर देने के लिए, तो उस समय अवंती एक प्रतिद्वंदी था। इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। राज्य में मिला लिया। मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया। ठीक है। जैसे जैसे इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार किया, वैसे वैसे अन्य राज्य भी मगध में मिलते गए। ठीक है। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपना राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? शिशुनाग की। शिशुनाग एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिन्होंने राजगीर के अलावा वैशाली को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और इनकी मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है। वानभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदनंद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ठीक है। 366 ईसा पूर्व कालाशोक की मृत्यु हो गई। ये जो वानभट्ट का जो हर्षचरित्र जो पुस्तक है, उसमें बताया जा रहा है कि काकवन की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदनन नामक जो व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और बताया जा रहा है कि 466 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो गई। ये इनके शिशुनाग वंश के जो शासक हैं, उनकी मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने कब से कब तक शासन किए। ठीक है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक क्या किए? शासन किए। ठीक है। कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक हुआ, नंदीवर्धन हुआ। कौन हुआ? नंदीवर्धन। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का क्या हो गया? उदय। 344 ईसा पूर्व में ये जो शिशुनाग वंश है, उनके सारे जो अंतिम राजाएं थे, नंदीवर्धन, उनकी मृत्यु हो गए। उसके पश्चात ये जो मगध है, वहां पर नंद वंश का उदय हुआ। ठीक है। देखते हैं नंद वंश की ओर। नंद वंश यहाँ बताया जा रहा है कि 344 ईसा पूर्व से
324 या 23 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। ठीक ना, ये सारे शॉर्ट्स हैं, इसमें हम शॉर्ट्स में ही पढ़ रहे हैं। ठीक ना, कि कब क्या है, जानकारी के लिए लिख लेंगे। ठीक ना, ये आते भी हैं। ठीक ना, जैसे वान भट्ट का ये जो रचित है, वान भट्ट द्वारा जो लिखा गया है हर्ष चरित्र। ठीक ना, सब तो देखते हैं नंद वंश। 344 ईसा पूर्व में महापदनंदन नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। यहाँ नंद वंश की जो स्थापना के बारे में बताया जा रहा है, महापदनंद नामक व्यक्ति ने की थी। कब की थी? 344 ईसा पूर्व में। ठीक है, पुराणों में इसे महापद या महाबोधि वंश में अग्रसेन कहा जाता है। महापदनंद नामक जो व्यक्ति है, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इन्हें महाबोधि वंश में अग्रसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रसेन। धनानंद एक महान विद्वान धनानंद ने एक महाविद्वान ब्राह्मण चाणक्य को क्या किया था? अपमानित किया था, बेइज्जती की थी। इन्हीं की बेइज्जती के कारण इन्होंने मगध वंश के उदय के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शासक के रूप में प्रयोग किया। ठीक ना, तो देखते हैं आगे की ओर। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की क्या की? नींव डाली। कब? 322 ईसा पूर्व के समय की बात है, जब चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली गई। ठीक है, चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को क्या किया? पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बैठा दिया, यानी शासक बनाया। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का क्या बनाया? शासक बनाया। तो अब देखते हैं महाजनपद से जुड़े हुए सवाल, अभ्यास प्रश्न। पहला है, गांधार महाजनपद का जो राजधानी है वो कहाँ थी? मथुरा थी, तक्षशिला थी, श्रावस्ती थी या कौशल थी? तो इसका जो आंसर सही से बताया जा रहा है, तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार जो पड़ता है तक्षशिला में पड़ता है। ठीक है, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। हर एक वंश में किस शासक को कुनिक नाम से जाना जाता है? तो कुनिक नाम से किसको जाना जाता है हर एक वंश में? बिंबिसार को या उदयीन को या अजातशत्रु को या अशोक को? तो अजातशत्रु को हर एक वंश में कुनिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? उदयीन, जरासंध, बृहद्रथ, बिंबिसार? तो उदयीन एक ऐसा शासक था मगध का जिन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, उदयन के माध्यम से मगध में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति की जो आयोजन किया गया वो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, उदयन के, अजातशत्रु या काला शेख की? तो ऐसा बताया जा रहा है कि काला शेख के शासनकाल में ही क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर और पोरस की सेना के बीच संघर्ष किस नदी के तट पर हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में जो संघर्ष हुआ था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो किस नदी पर हुआ था? झेलम, रावी, सिंधु या सतलज? झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस के बीच संघर्ष हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन की प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो महाजनपद थे उनका प्राचीन नाम क्या था?
अवंती, तक्षशिला, मथुरा या कन्याबुज। तो ऐसा बताया जा रहा है अवंती को उज्जैन, उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम है उन्हें अवंती कहते थे। क्या कहते थे? अवंती। उज्जैन की जो प्राचीनतम नाम थी, पुराना नाम अवंती थी। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? उदयन था या जरासंध था या महापद्मनंद नंद था या कालाशोक था? तो महापद्मनंद नंद वंश के क्या थे? संस्थापक थे, यानी इन्हीं के माध्यम से नंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? शक थे, कुषाण थे, पार्थियन थे या ईरानी थे? तो भारत पर जो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो कौन थे? ईरानी थे। ठीक है। मगध की आरंभिक राजधानी थी, मगध की जो प्रारंभ में जो राजधानी बनी थी वो कहाँ थी? राजगिरी थी, पाटलिपुत्र थी, वैशाली या काशी? तो बताया जा रहा है कि मगध की आरंभिक प्रारंभ में जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगिरी थी। राजगिरी इसको बोलते हैं, राजगिरी। ठीक है। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? मनुस्मृति में, अंगुत्तर निकाय में, महाभारत में या काष्ठ उपनिषद में? तो अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उदय मिलता है। ठीक है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य जो है जीवक, इसको किस राजा के राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? तो अवंती का जो राज्य के जो राजा थे उसकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है। मगध में किस शासक ने अवंती पर जीत हासिल की थी और उसे अपने राज्य में मिला लिया? ये जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने अवंती पर जीत हासिल की और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया? तो कौन सा शासक था? जरासंध था या वृद्धरथ या शिशुनाग या उदयन? तो ऐसा बताया जा रहा है कि शिशुनाग एक ऐसा शासक थे जिन्होंने अवंती पर जीत हासिल करके अपने साम्राज्य में इन्हें मिला लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में जो 16 महाजनपद से इनमें सबसे ज्यादा बलशाली कौन थे, शक्तिशाली कौन थे? अवंती थे, मगध थे, काशी थे या वत्स? काशी थे, वत्स, अवंती या मगध? ये हैं। तो इनमें है मगध एक ऐसा राज्य था, महाजनपद बोल सकते हैं, जो 6ठी शताब्दी में सबसे क्या थे? महत्वपूर्ण शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरे। ठीक है। किस शासक को सैन्य नाम से जाना जाता है? किस शासक को सैन्य नाम से जाना जाता था? आजाद शत्रु, बिंबिसार, कालाशोक या शिशुनाग? तो बिंबिसार को, इसका जो राइट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार को सैन्य नाम से जाना जाता था। ठीक है। विश्व के पहले गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? विश्व में पहले गणराज्य की स्थापना किसके माध्यम से किया गया? मौर्य या गुप्त या लिच्छवी या हर्यक? तो ऐसा बताया जा रहा है कि लिच्छवी के द्वारा विश्व में पहले गणराज्य की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने पढ़े 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है। कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए समय समय पर नए नए चैप्टर्स को लाते रहते हैं। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें मनोबल बढ़ाता है। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद,